तो ईरान और अमेरिका के बीच में पीस टॉक्स की बातें काफी ज्यादा तेज हो चुकी है, लेकिन सरप्राइजिंगली इसमें भी कहीं मोदी जी का डंका क्यों बजता हुआ नजर नहीं आ रहा। इनफैक्ट पाकिस्तान यहां पर अपना डंका बजाने की कोशिश कर रहा है एंड आगे चल के आपको दिखाऊंगा कि पाकिस्तान आखिरकार कैसे पार्टिसिपेट करना चाह रहा है इन पीस टॉक्स के बीच में। बट शुरुआत सबसे पहले करना चाहता हूं डोनाल्ड ट्रंप एंड ईरान के साथ। दोनों की तरफ से इस टाइम पर पीस के कुछ सिग्नल्स निकल कर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप तो क्लियरली बिछे हुए हैं सड़क के ऊपर कि भैया आओ पीस करो, डील करो मेरे साथ। एंड फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हम तो डील करने वाले ईरान के साथ। रिपीट मोड में टेप अटक गया यहां पे। And who wouldn't if you were there? Look. अब रिपीटेडली डील की बात तो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, लेकिन दिमाग से सठियाया हुआ है डोनाल्ड ट्रंप। इसी डील के साथ बार बार ये भी कहते थे कि हम तो जीत चुके हैं, हमने उनकी सारी लीडरशिप को खत्म कर दिया है। See how they turn out. We have really regime change. You know, this is a change in the regime. तालियां हो जाए डोनाल्ड ट्रंप के लिए। अब इन्होंने ईरान में रिजीम ही चेंज करके रख दिया। अगर सर आपने ईरान में रिजीम चेंज कर दिया है तो आप किसी और के साथ डील क्यों कर रहे हो? आपके पास ही आ गया ना फिर तो ईरान। I think we're going to end it. I can't tell you for sure. You know, I don't like to say this. We've won this. This war has been won. डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा विश्व चोमू है जो एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहता है कि हमने वॉर जीत भी ली है, हमने उनके सारी लीडरशिप को मार भी दिया और हम उनसे डील करने वाले हैं। अब ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं, लेकिन बेसिक सी कॉमन सेंस यहां पर लगाओ कि क्या कोई बंदा किसी के साथ वॉर जीतने के बाद किसी के साथ कोई डील करेगा? अरे डील क्यों करेगा अगर वॉर जीत ली है? बताओ डोनाल्ड। इसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप अब ये भी कह रहे हैं कि ईरान ने उनको कोई बहुत बड़ा तोहफा भेजा है और ये तोहफा जो है ऑयल और गैस से रिलेटेड है। आई जस्ट होप कि डोनाल्ड ट्रंप यहां पर उस मिसाइल को तोहफा नहीं कह रहे जिसके ऊपर ईरान ने उनका थोपड़ा चिपकाया था। It was amazing actually. They gave us a present and the present arrived today. It was a very big present worth a tremendous amount of money. And I'm not going to tell you what that present is, but it was a very significant. Oh my God, so spooky डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने मुझे तोहफा दिया है, मैं बताऊंगा नहीं कौन सा तोहफा दिया, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत बड़ा वाला तोहफा दिया है। अरे कौन सा तोहफा? अब डोनाल्ड ट्रंप रिपीटेड मोड में पिछले 5-6 दिन से ये बातें कर रहा है कि वो डील करना चाहता है, लेकिन ये डील नहीं, ये सरेंडर ज्यादा साउंड कर रहा है। लेकिन अब ईरान की तरफ से भी कुछ सिग्नल्स आ रहे हैं जहां पर ये दिख रहा है कि हो सकता है कि पीस टॉक्स हो जाए इन दोनों के बीच में। सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूं, ईरान ने ये कह दिया कि नॉन हॉस्टाइल वेसल्स जो है उनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पास करने की इजाजत मिल चुकी है। नॉन हॉस्टाइल वेसल्स मतलब जो कि नॉन एग्रेसिव वेसल्स होते हैं, जो कि किसी की तबाही नहीं मचा सकते सॉर्ट ऑफ, उनको यहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पास करने की इजाजत ईरान की तरफ से मिल चुकी है। इसको लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप ने एक रिएक्शन दिया कि भैया अब तो डील हो ही जाएगी। बट इसी के साथ आपको दिखाना चाहता हूं, सीएनएन ने रिपोर्ट किया है कि ईरान जो है पीस टॉक्स करने के लिए जेडी वैंस को यहां पर प्रेफर कर रहा है, विटकॉफ और कुशनर को प्रेफर नहीं कर रहा। मतलब एक तरीके से ईरान ने अपनी प्रेफरेंस यहां पर दिखाई है टॉक्स करने के लिए। अब अगर प्रेफरेंस दिखाई गई तो टॉक्स भी डेफिनेटली कहीं ना कहीं ऑन द कार्ड्स तो होगी। अब इसकी बात अलग है कि जेडी वैंस के साथ अगर टॉक्स करी जाएंगी और अगर यहां पर पीस हो गया तो सारा क्रेडिट जेडी वैंस को मिल जाएगा। इनफैक्ट जो केंट याद है आपको, इन्होंने ये कह के रेजिग्नेशन दिया था ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमारे को ईरान के साथ वॉर नहीं करनी चाहिए थी, वो हमारे लिए इमिनेंट थ्रेट नहीं था। एंड उसके बाद ये भी कहा गया कि इस रेजिग्नेशन से जस्ट पहले जो केंट जेडी वैंस से मिले थे। अब अगर ईरान और जेडी वैंस के बीच में पीस टॉक्स होती है और सक्सेसफुल पीस टॉक्स होती है तो इसका असर डेफिनेटली अमेरिका की पूरी पॉलिटिक्स के ऊपर पड़ेगा और ट्रंप के ऊपर भी पड़ने वाला है। ऑल्सो ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि जेरेड कुशनर से बात नहीं करनी, दामाद जी को लात मारी जा रही है हर तरफ से। इसी के साथ एक और सिग्नल यहां पर मिल रहा है चाइना की तरफ से। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने कल ईरान को नेगोशिएट करने के लिए पुश किया है। अब चाइना का इन्फ्लुएंस ईरान के ऊपर बहुत ज्यादा है एंड चाइना और ईरान के काफी अच्छे रिलेशंस यहां पर भी है। अब ऐसे में हो सकता है कि ईरान चाइना के कहने पर पीस टॉक्स में यहां पर शामिल हो। अब ये पीस टॉक्स सक्सेसफुल होंगे नहीं होंगे ये टाइम बताएगा, लेकिन शामिल हो सकता है ईरान यहाँ पे। इसी के साथ ईरान भी अपने डिमांड्स खुल करके यहाँ पर रख रहा है। ऐसा लग रहा है कि शायद पीस टॉक्स से पहले प्रेशराइज किया जा रहा है यहाँ पर अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका ऑलरेडी घुटने तो टेक ही चुका है। क्या यहाँ पर मांगे रखी जा रही है? ईरान का ये कहना है कि यूएस अपने बेसिस जो है गल्फ से पूरी तरीके से हटाए, एंड ऑफ ऑल सैंक्शंस यानी कि सैंक्शंस खत्म करे, end of Israeli campaign against Hezbollah and a framework that will allow it to collect fees from shipping transit through Strait of Hormuz। यानी कि Strait of Hormuz के ऊपर ईरान का एक ऑफिशियल फॉर्मल कंट्रोल यहाँ पर ईरान चाहता है। इसी के अलावा कुछ सोर्सेज से ये भी पता चल रहा है कि ईरान एक कॉम्पेंसेशन भी चाहता है जो भी वॉर रिलेटेड लॉसेज हुए ईरान को अमेरिका से। और इसी के साथ ईरान ये भी चाहता है कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना हो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर किसी भी तरफ से। अभी डेफिनेटली साइंस ऑफ पीस टॉक्स हैं एंड ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक बहुत गुड न्यूज है, क्योंकि यार कोई नहीं चाहता कि वर्ल्ड में वॉर हो, चाहे इजराइल हो, ईरान हो, चाहे अमेरिका हो, कोई भी कंट्री हो, लेबनान हो,
कहीं पर भी लोग नहीं मरने चाहिए वॉर के अंदर। ये शायद हमारे लिए लास्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए वॉर करना, और 10 चीजें हैं हमारे लिए करने के लिए यहाँ पे। बट ईरान का यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट टेक भी है। IRGC के स्पोक्स पर्सन है, ये कह रहे हैं कि ये डील नहीं है, एक्चुअली में ये डिफीट है। नथिंग, नॉट एनर्जी, नॉट स्टेबिलिटी रिटर्न्स अंटिल अटैक्स ऑन ईरान आर इरेज्ड फ्रॉम योर मेमोरी। वी विल नेवर टॉलरेट यू, नॉट नाउ, नॉट एवर। इनफैक्ट इसी के साथ ईरान जो है इस्लामिक कंट्रीज को साथ आने के लिए बोल रहे हैं, एंड ये कह रहे हैं कि सारी इस्लामिक कंट्रीज को साथ मिलकर एक अलायंस यहाँ पर बनाना चाहिए अमेरिका और ज़ायनिस्ट से लड़ने के लिए। अब डेफिनेटली दोनों तरफ से पीस टॉक के सिग्नल मिल रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि ईरान इसको एक डिफीट की तरीके से कह रहा है, और ये सॉर्ट ऑफ है भी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप घुटने टेक ही पहले चुके थे। लेकिन ये पीस टॉक्स आखिरकार होने कहां पर वाली है, ये हमारे लिए चिंता का बहुत बड़ा विषय है। कल शाम को शहबाज शरीफ ने एक ट्वीट करके डाला एंड ये प्रपोज किया कि हम लोग पाकिस्तान में पीस टॉक्स को होस्ट करने के लिए रेडी हैं और हम लोग मीडिएशन करना चाहते हैं। इसी ट्वीट में डोनाल्ड ट्रंप को, स्टीव विटकॉफ को और अरागची को भी यहां पर टैग किया गया। अब शायद आप लोगों को धुरंधर दिखाकर खुश कर दिया गया हो, लेकिन ये बात एक्चुअल ट्रूथ है कि जब से ये वॉर चल रही है पिछले 10-15 दिन से, लगातार पाकिस्तान के लोग जो है दोनों तरफ से टच में है। अमेरिका के व्हाइट हाउस से भी और ईरान की अथॉरिटीज से भी, दोनों तरफ से यहां पर बातें करी जा रही हैं और एक पोजीशन होल्ड करने की कोशिश करी जा रही है। अब कल ट्रंप ने मोदी जी को फोन किया और मोदी जी ने सर थैंक यू सर वाला ट्वीट किया, लेकिन उससे पहले ट्रंप यहां पर असीम मुनीर से बात कर रहे थे। मंडे को असीम मुनीर और ट्रंप के बीच में बात हुई है एंड फाइनेंशियल टाइम्स की इस रिपोर्ट में बताया गया कि उसी टाइम जब असीम मुनीर की बात हुई ट्रंप के साथ, तभी यहां पर पिच कर दिया गया था कि हमारे को मीडिएशन करनी है। और ये तो सिर्फ एक ड्रामा है कि हम लोग पिच कर रहे हैं कि हम लोग मीडिएशन करेंगे। एक्चुअली में अमेरिका डिसाइड करता है कि मीडिएशन कौन करेगा। कभी टर्की करेगा, कभी यहां पर पाकिस्तान करेगा, लेकिन इंडिया क्यों नहीं कर रहा मीडिएशन। अब मीडिएटर बनने के लिए शहबाज शरीफ ने जो ट्वीट किया उसको भी यहां पर ट्रंप ने रिपोस्ट किया, विच क्लियरली शोज कि ये जो मीडिएशन का प्रस्ताव है ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया गया और शायद पहले ही अमेरिका की तरफ से दिया गया था। एंड ट्रंप यहां पर क्लियरली इस बात को एंडोर्स कर रहे हैं कि हाँ भैया, तुम मीडिएशन करना चाहते हो, हम मीडिएशन करवाना चाहते हैं, तुम्हारी बात को रिपोस्ट करके पूरी दुनिया को बता देते हैं। अब आप किसी भी पार्टी के सपोर्टर हो सकते हो लॉजिकली, लेकिन ठंडे दिमाग से एक बार इस बात को सोचो। इंडियन मीडिया, इंडियन गवर्नमेंट ये दिखाती कि वो ट्रंप के तो बहुत अच्छे वाले दोस्त हैं। अंजना ओम कश्यप ने कहा था बिजली कड़कती है बिजली, ये दिखाया जाता है। दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि इंडिया जो है ईरान के साथ भी बहुत स्ट्रेटेजिक फ्रेंडशिप में यहां पर है और हम लोग ईरान की हेल्प भी कर रहे हैं, ईरान की एम्बेसी भी जा रहे हैं, बातचीत भी हो रही है, मोदी जी ट्वीटी भी कर रहे हैं। लेकिन आखिरकार हम लोग इसमें सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्यों नहीं है? इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन मीडिया के हिसाब से जब हमारे रिलेशन अमेरिका से और ईरान से दोनों से काफी ज्यादा अच्छे हैं, तो हम यहां पर मीडिएशन टॉक्स को होस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? ये डेफिनेटली इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी अपने आप को सॉर्ट ऑफ विश्वगुरु साबित करने के लिए, लेकिन यहां पर भी कुछ पॉलिटिशियंस की वजह से हम विश्व गुल्लू बन जाएंगे। अब देखो, मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस इस टाइम पर इंडिया पर देखने को मिल रहे हैं एंड अभी आपको दिखाऊंगा आगे चल के एक पॉसिबल लॉकडाउन यहां पर हो सकता है। आज ऑल पार्टी मीटिंग भी और मोदी जी भी बार बार सामने आ रहे हैं, लेकिन अगर हम यहां पर एक मीडिएटर की तरह अपने आप को आगे रखते, पोजीशन करते, तो हम इस चीज में एज पा सकते थे। और ये जो कॉन्सिक्वेंसेस वॉर के हो रहे हैं और आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं और भी ज्यादा इंडिया के ऊपर, ये इंडिया के ऊपर उतने ज्यादा ना पड़ते। कुछ बीजेपी के लोग यहां पर ये कह रहे हैं कि ये किसी और की वॉर है, हम यहां पर मीडिएशन क्यों करें? तो भैया, किसी और की वॉर तो यूक्रेन और रशिया की भी वॉर थी, लेकिन फिर भी वॉर रुकवाने गए थे ना पापा, या फिर एटलीस्ट क्लेम तो इस चीज का करा था ना। बट अब जब यहां पर वॉर को रुकवाने का रियल टाइम आया, तो अब हम ये कह रहे हैं कि हम दूसरे की लड़ाई अपने घर में क्यों लेकर के आए। अब एक तरफ यहां पर हमारा स्ट्रेटेजिक लॉस है और ये मोदी जी की खीखी डिप्लोमेसी जो है पूरी तरीके से फेलियर यहां पर हो चुका है। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान यहां पर मीडिएशन करता है तो पूरे वर्ल्ड में क्या मैसेज आएगा, अगर बाय चांस सक्सेसफुल हो गई तो, कि पाकिस्तान ने यहां पर पीस करा दिया। सोचो, वो पाकिस्तान जो हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है। एंड इंडिया का लगातार ये स्टैंड रहा है कि पाकिस्तान जो है टेररिज्म को फंड करता है, इंडिया में टेररिज्म को बढ़ावा देने का काम करता है, टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है पाकिस्तान और उसकी सरकार। अब वो पाकिस्तान अगर मीडिएशन करेगा और वो पाकिस्तान ये दिखाएगा कि पीस कर दी पूरे वर्ल्ड में, तो आखिरकार वो उल्टे सीधे काम जो पाकिस्तान ने इंडिया में घुस घुस के करे, उसके बारे में कौन बात करेगा पूरे वर्ल्ड में? अभी तक हम पूरे वर्ल्ड को ये समझाने में लगे हुए थे कि पहलगाम में जो अटैक हुआ वो पाकिस्तान ने करवाया था, एंड उसके बाद यहां पर हमने देखा कि इंडिया पाकिस्तान का क्लैश भी हुआ। लेकिन अगर पाकिस्तान इस मीडिएशन को करेगा, इन पीस टॉक्स को करेगा, तो इसके बाद हम इस नैरेटिव को कैसे चेंज कर पाएंगे यहाँ पे? इनफैक्ट जैसे मैंने बताया, पाकिस्तान की बैकडोर यहाँ डिप्लोमेसी काफी दिन से चल रही थी। आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ दोनों तरफ यहाँ पर बातचीत कर रहे थे, अमेरिका से भी कर रहे थे, ईरान से भी कर रहे थे, एंड उस टाइम पर मोदी जी कहां थे? कहीं नजर नहीं आ रहे थे। इनफैक्ट कुछ पॉडकास्ट आपको नजर आएंगे कि मोदी जी की डिप्लोमेसी, एस जयशंकर की डिप्लोमेसी, बट कहां गई वो फॉरेन डिप्लोमेसी जब हम दोनों कंट्रीज के साथ फ्रेंडशिप के बावजूद भी, जो दिखाया जाता है हमारे को,
पीस टॉक्स नहीं करा पा रहे यहाँ पे। अब डेफिनेटली यहाँ पर पीस टॉक्स होने वाली हैं और शायद ये 2-3 दिन के अंदर ही हो जाए पाकिस्तान के इस्लामाबाद में। लेकिन अगर ये पीस टॉक्स नहीं होती हैं और अगर ये पीस टॉक्स फ्लॉप हो जाती हैं, फेल हो जाती हैं, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही भयंकर होने वाले इंडिया के ऊपर। एंड इसी के बारे में मैं भी आपको यहाँ पर बता भी रहा था। मोदी जी 2-2 बार अपने दर्शन दे चुके हैं, वो भी 2 दिन के अंदर। मतलब वो बंदा जो थोड़े दिन पहले लोकसभा में आने से पहले कह रहा था कि मुझे खतरा है, अब वो लोकसभा में आ रहा है, स्टेटमेंट भी दे रहा है यहाँ पर, और राज्यसभा में भी स्टेटमेंट दिया जा रहा है। अगर पीस टॉक सक्सेसफुल नहीं होती तो यहाँ पर एक लॉकडाउन की सिचुएशन देखने को मिल सकती है। कंप्लीट लॉकडाउन नहीं, लेकिन बार बार हर तरफ से एनर्जी लॉकडाउन के बारे में यहां पर बात चल रही है। एंड अगर सच में इसके बारे में बात करी जाए तो सॉफ्ट लॉकडाउन ऑलरेडी यहां पर चल रहा है। गैस के ऊपर राशनिंग चल रही है, इंडस्ट्रियल सप्लाई को यहां पर काफी कट कर दिया गया है, रेस्टोरेंट्स की सप्लाई को काफी कट कर दिया गया है। सॉफ्ट लॉकडाउन ऑलरेडी यहां पर चल रहा है, बट ये हो सकता है हार्श। 23 मार्च यानी कि मंडे को पहली बार मोदी जी सामने आते हैं एंड सामने आकर के बोलते हैं लोकसभा में कि भैया बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का टाइम आने वाला है, यूनिटी दिखाना कोविड की तरह एंड शांति बनाए रखना। ये सब बातों से हमारे को यही समझ में आता है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसी है जो हमारे सर पे खड़ी हुई है। गवर्नमेंट जो 4 दिन पहले कह रही थी कि ये तो पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, अब वो खुद ये कह रही है कि प्रॉब्लम का टाइम आ चुका है। फाइनली डिनायल मोड से तो बाहर निकले। लेकिन कल फिर से मोदी जी यहाँ पर राज्यसभा में नजर आए, एक के बाद एक बैक टू बैक मोदी जी सामने आ रहे हैं। कुछ तो बात है यहाँ पे। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस युद्ध को लेकर पल पल में हालात बदल रहे हैं, इसलिए मैं देशवासियों से भी कहूंगा कि हमें हर चुनौती के लिए तैयार रहना ही होगा। इस युद्ध के दुष्प्रभाव लंबे समय तक रहने की प्रबल आशंका है। हमें हर तरीके की चुनौती के लिए तैयार रहना होगा। चुनौती तो ठीक है मोदी जी, लेकिन देश तो चुनौतियों से नहीं किसी और चीज से ही परेशान है। इसी के साथ मोदी जी कह रहे हैं कि इस वॉर के लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तालियां हो जाए। जब पहले ये बात डायस्पोरा के लोग बोल रहे थे, इंडिया में अलग अलग लोग बोल रहे थे, तो कह रहे थे ये पैनिक फैला रहा है, पैनिक फैला रहा है। अब कह रहे हैं कि हमारे को रेडी रहना चाहिए लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस के लिए। एंड डेफिनेटली यही सिचुएशन है। अगर ये मीडिएशन हो जाता है, पीस टॉक्स हो जाते हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। मैंने आपको दिखाया था एक वीडियो में कि कतर की जो LNG एक्सपोर्ट फैसिलिटीज हैं वो अगले 3 से 4 साल के लिए अफेक्टेड हो चुकी है और 3-4 साल लगेंगे पूरी तरीके से रिस्टोर होने में। और ये यहाँ पर सिर्फ कतर की हालत थी, और जगहों पर भी इसी तरीके का डैमेज हुआ है कि अगले 2 से 3 साल या फिर 6 महीने लग सकते हैं सारी फैसिलिटीज को फुली ऑपरेशन होने के लिए। अब अगर ये वॉर 2-4 दिन में अगले रुक भी गई तो हमारे पास एकदम से कोई गैस के भंडारे नहीं पहुंच जाएंगे। ये पहुंचने में हमारे पास अभी भी टाइम लगेगा एंड इसी चीज के मोदी जी यहाँ पर संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऑन ग्राउंड सिचुएशन पर भी काफी ज्यादा पैनिक हो चुका है। पूरे इंडिया में अलग अलग जगह से पेट्रोल पंप की वीडियो सामने आ रही है एंड लोगों के बीच में एक हड़कंप मचा हुआ है पेट्रोल को लेकर के। ऑब्वियसली क्यों ना मचे, देश के प्रधानमंत्री बैक टू बैक ये कह रहे हैं कि तैयार रहो सब चीजों के लिए। तो भैया देश के लोग तो टेंशन में आएंगे ना। पिछली बार जब मोदी जी ने ऐसी बातें करी थी तो तालियां थालियां बजा के कोरोना में भेज दिया था हमारे को। इसी के साथ मैंने आपको बताया था कि एक सॉफ्ट लॉकडाउन तो यहाँ पर ऑलरेडी चल रहा है। ये सिचुएशन जो आप देख रहे हो फ्यूल पंप्स पे, इनफैक्ट कुछ और आपको खबरें दिखाना चाहता हूँ। सूरत में, गुजरात में जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं वो बंद हो रहे हैं LPG शॉर्टेज की वजह से, और माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं वो वापस अपने घर को जा रहे हैं। ये वैसे ही सीन्स हैं जो कोविड के फर्स्ट और सेकेंड वेव में हमारे को देखने के लिए मिले थे। इसी के साथ गवर्नमेंट का ये कहना है कि अभी भी हमारे 20 के आसपास वेसल्स हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे हुए हैं। अब अगर पीस टॉक्स यहाँ पर हो भी जाती है तो एकदम से ये वेसल्स वहां से निकलकर हमारे घर पे तो पहुंच नहीं जाएंगे, इनको भी पहुंचने में टाइम लगेगा और वो बफर टाइम हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक यहाँ पर हो सकता है। जो वेसल्स हैं, अभी मैंने अपने ओपनिंग ब्रीफ में बताया कि अब हमारे पहले 22 जहाज थे, अब 20 हैं जो वेस्ट ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज हैं, पर्शियन गल्फ में। पहले हमारे 22 जहाज फंसे हुए थे, अब हमारे 20 जहाज फंसे हुए हैं। मोदी जी जरा सी खी करके जरा उन जहाज को भी वापस लेकर के आ जाओ। बट जोक्स अपार्ट, सॉफ्ट लॉकडाउन से अब एक हार्श लॉकडाउन यहां पर हो सकता है, क्योंकि हम लोग 60 to 70% यहां पर अपनी गैसेस के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर डिपेंडेंट है। और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगा ये गैसेस हमारे पास नहीं पहुंच पाएंगी। वहीं दूसरी तरफ अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहा तो ब्रेंट क्रूड जो है उसके प्राइसेस 130 से $140 लगभग यहां पर रहेंगे। और अगर यही प्राइसेस आगे आने वाले टाइम में भी देखने को मिलते रहे तो हमारी गवर्नमेंट को यहां पर कंजम्पशन ही कम करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी सप्लाई तो ऑलरेडी डाउन है ही। अब इस कंजम्पशन कम करने के टाइम पर ही आएगा एक थोड़ा सा हार्श लॉकडाउन। ये कोविड जैसा नहीं होगा।
आप घर से बाहर निकल सकते होगे लेकिन अपनी गाड़ी को घर से बाहर नहीं निकाल सकते होगे। आप घर से तो बाहर जा सकते होगे लेकिन आपके ऑफिस की जो बिल्डिंग है, कॉम्प्लेक्सेस हैं, वो पूरी तरीके से शट होंगे। हो सकता है मार्केट्स भी शट हो जाए, हो सकता है स्कूल्स भी शट हो जाए, कोई भी सिनेरियो यहां पर देखने को मिल सकता है। ऑल थैंक्स टू खी डिप्लोमेसी। अब इसी पूरी सिचुएशन के बीच में आज शाम को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है मोदी जी ने। एंड पिछली बार जब मोदी जी ने ये सेम काम किया था तो उसके जस्ट बाद मोदी जी ने लॉकडाउन लगा दिया था। आई जस्ट होप कि ऐसी कोई सिचुएशन ना हो इंडिया के अंदर। इंडिया बार बार ये कह रहा है कि हमारे पास 70 दिनों के आसपास का यहाँ पर ऑयल बचा हुआ है। अब ये बात अलग है, जो हमारे स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं उनमें जितना ऑयल होना चाहिए उसका 60% ही हमारे सिर्फ रिजर्व्स में यहाँ पर पड़ा हुआ है। लेकिन सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि कोई भी किसी तरीके की किल्लत नहीं है। बट किस दिन ये कोई भी किल्लत नहीं है, एकदम से किल्लत हो गई और घर में बैठा और ताली थाली बजा हो जाएगा, इसका हमारे को पता भी नहीं चलेगा। और ये बात हमारे को अपने पास्ट एक्सपीरियंस से अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। आई जस्ट होप कि इस पूरे सिनेरियो के अंदर दो चीजें ना हो। एक तो पाकिस्तान जो कि ऑलरेडी इंडिया में टेररिज्म को बढ़ावा देता है, वो यहां पर संत बन के ना निकले। दूसरी चीज, मोदी जी जिस टाइप के संकेत यहां पर दे रहे हैं लॉकडाउन वाले, वो लॉकडाउन यहां पर ना लगे। हमारे देश की इकोनॉमी इस टाइम पर खस्ता हाल है, जॉब्स यहां पर है नहीं, लोगों के पास काम नहीं है। जो अपने काम धंधे पुराने लेकर के बैठे थे उनके भी काम धंधे यहां पर बंद हो रहे हैं। ऐसे में अगर लॉकडाउन की सिचुएशन हुई तो इंडियन इकोनॉमी इस झटके को यहां पर बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। हाँ, डेफिनेटली नेताओं की जेब पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मीडिया हाउसेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी धुरंधर जैसी फिल्मों के कलेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आम इंसान, जो गरीब इंसान है हमारे देश का, जो किसान है हमारे देश का, उसके ऊपर इसका इंपैक्ट डेफिनेटली यहां पर आएगा। अब ये तो थे कुछ करंट टर्न ऑफ इवेंट्स और उसके ऊपर मेरा पर्सपेक्टिव यहां पे। आपका इसके बारे में क्या सोचना है? क्योंकि भैया असली मेन इंसान तो आप ही हो, ये कोई मेरी मन की बात थोड़ी ना है। यहां पे नीचे कमेंट सेक्शन में